सबको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अब गायत्री सभी के साथ बाहर आती है। अरे क्या हो गया गायत्री, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? तेरी बहू सरला के ऊपर गिरी थी, तेरे ऊपर नहीं। नहीं, वो बात नहीं है बिमला। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मैं खुद अपनी बहू से बहुत परेशान हो रही हूँ। जब से आई है तब से बस घर के हर काम को बिगाड़ती ही जा रही है। इसने अभी तक एक काम ढंग से नहीं किया है। इस मामले में तो मेरी बहू एक नंबर है गायत्री, सारा काम परफेक्ट करती है और एक भी काम नहीं बिगाड़ती। तो किस्मत वाली है बिमला जो तुझे ऐसी बहू मिली। मेरे किस्मत में तो काम बिगाड़ने वाली बहू लिखी थी भगवान ने। अब गुनगुन भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी एक रात परेशान होकर गुनगुन छत पर अकेली टहल रही थी कि तभी गुनगुन की नजर आसमान पर जाती है, जहां एक टूटता तारा गिर रहा होता है, जिसे देख गुनगुन उस टूटते तारे से विश मांगती हुई कहती है, हे भगवान, मैंने सुना है कि टूटते तारे से कुछ भी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। अगर ये बात सच है तो मेरी हर काम को बिगाड़ने वाली आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगले दिन सुबह। क्या बात है बहू, बड़ी शांति से काम कर रही है। आज कोई तोड़फोड़ भी नहीं किया अभी तक। सुनिए माँ जी, आज मैं और कोमल मार्केट जा रहे हैं और देवर जी भी ऑफिस चले गए हैं, तो आप और गुनगुन घर पर ध्यान से रहिएगा। अब घर के सारे सदस्य किसी न किसी काम से घर से बाहर निकल जाते हैं और घर में सिर्फ अकेले गुनगुन गायत्री थी। अब जहां गुनगुन घर के कामों में लगी थी, वहीं गायत्री गुनगुन की मदद करने सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसका एक पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ जाती है। गुनगुन जल्दी आ, मेरी टांगे टूट गई। यहाँ, अरे कोई मेरे बेटे को बुला दो जल्दी। तभी गुनगुन अपनी सास की आवाज सुनकर भागते हुए सीढ़ियों के पास आती है। अरे ये क्या हुआ? आप गिर कैसे गई माँ जी? अब ठीक तो है ना? तू ये सब छोड़, तू मेरे बेटे को फोन लगा दे। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ बताइए। अरे बेटे, मैं सीढ़ियों से गिर गई और मेरे पाँव में चोट आई है, लेकिन घर पर सिर्फ ये गुनगुन की बच्ची है। मैं इसके साथ एक और मिनट यहाँ रही तो मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि ये काम करती कम और बिगाड़ती ज्यादा है। मुझे कोई अस्पताल लेकर चलो। अब जहां गायत्री अपने बेटे से बात करती है, वहीं दूसरी तरफ गुनगुन एम्बुलेंस को फोन करती है और कुछ ही देर में अपनी सास को लेकर अस्पताल पहुंचती है। आप चिंता मत करिए, मांसपेशियों में चोट ज्यादा आई है। मैंने मलहम लिख दिया है और कुछ मेडिसिन दी है, इन्हें टाइम पर लेने से ये जल्दी रिकवर हो जाएंगी। तभी अस्पताल में सारा परिवार पहुंचता है। अरे मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? और माँ कहाँ है? उन्हें ठीक तरीके से लेकर आई हो या रास्ते में तुमने कुछ तिकड़मबाजी करी है? तभी बेड पर लेटी गायत्री कहती है, अरे नहीं नहीं विपिन बेटा, इस बार तेरी बीवी ने कोई तिकड़मबाजी नहीं की और ना ही कोई काम बिगाड़ा, और मुझे सही सलामत अस्पताल लेकर आई और अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है गुनगुन, मुझे तो लगा था तुमने मेरी माँ की दूसरी टांग भी फ्रैक्चर कर दी होगी, जिस हिसाब से तुम्हारी काम बिगाड़ने की आदत है। चलो बढ़िया है, कम से कम तुम्हारी काम बिगाड़ने की आदत तो सुधरी। तभी विपिन की बातें सुनकर गुनगुन अपने मन में कहती है, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी विश पूरी कर दी। अरे कहाँ खो गई गुनगुन, चलो माँ को लेकर घर चलना है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। अब टूटते तारे से मांगी हुई विश गुनगुन की पूरी हो जाती है और अब वो अपने पूरे परिवार, ससुराल वालों के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है, बिना किसी काम को बिगाड़े। थक गई हूँ काम करते हुए, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जल्दबाजी में बर्तन साफ करने के चक्कर में साबुन के कारण प्राची के हाथ से प्लेट गिर जाती है और ये आवाज सुनते ही गुस्से में चंद्रवती चली आती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को गिराने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू काम का गुस्सा मेरे बर्तनों पर निकाल रही है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो मुझसे गलती से गिर गया था। सब अच्छे से जानती हूँ मैं, सब तेरे बहाने हैं। यही सोच रही है काम करने में गलती करूंगी तो मैं तुझसे काम नहीं करवाऊंगी। जी माँ, नहीं। ये सुनते ही चंद्रवती प्राची के कान खींचती है। माँ, माँ, 1000 बार बोला है मुझे माँ मत बोला कर, फिर भी दिन भर मामा करती रहती है। अरे तू हमारी सौतेली बेटी है, सौतेली। माँ, आप मुझे इस घर में लेकर आई थी, मैंने तो अपने आसपास आप दोनों को ही अपना माता पिता पाया है। मैं नहीं जानती कौन मेरी असली माँ है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे, मेरा दिल नहीं पसीजेगा तेरे इन शब्दों से। अरे चंद्रावती, छोड़ दो इसको, इसके लिए तो मैं एक रिश्ता देख लूंगा, इसके बाद ये हमारी नजरों से दूर हो जाएगी। चलो हम दोनों राजू और पिंकी को लेकर डिनर करने चलते हैं, आज इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। जी ठीक है, मैं अभी सुंदर सी तैयार होकर आती हूँ।
ये कहकर चंद्रवती तैयार होने चली जाती है और तैयार होकर अपने सगे बच्चे और पति के साथ बाहर डिनर करने चली जाती है। वहीं प्राची भी घर का सारा काम करके भगवान के सामने सर रखकर रो रही होती है। हे महादेव, आप ही बताइए कि मुझे ऐसी जिंदगी क्यों मिली। मैं खुद तो नहीं आई थी यहाँ। मुझे तो लगा मेरे असली माता पिता यही हैं, पर दोनों ही मुझे अपने असली बच्चों के आने पर नफरत करते हैं। मैं तो अपने असली माता पिता को नहीं जानती। मैं कहाँ जाऊं? और अब तो पापा भी मेरी कहीं शादी करवाना चाहते हैं। ये कहते कहते प्राची वहीं उनके चरणों में सो जाती है। कुछ देर बाद जब चंद्रवती और उसके बच्चे आ जाते हैं तो बाल्टी का पानी डालकर उसे भिगो देते हैं। ये मंदिर है, तेरा बेडरूम नहीं जहाँ सो गई तू। अब हम लोग आ गए, जितना आराम फरमाना था तूने फरमा लिया। अब चुपचाप काम पर लग जा। लेकिन माँ, मैंने सारा काम कर रखा है, घर में कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं है तो ये ले। इतना कहकर गौतम वास तोड़ देता है। बाहर से मिट्टी के जूते चप्पल लाकर घर में झाड़ देता है। बच्चे भी कागज वगैरह फाड़कर हॉल को गंदा कर देते हैं। अब दिखाई दे रही है गंदगी, चल चुपचाप साफ करने लग। अपने पिता की ये बात सुन आंखों में आंसू लिए प्राची वहां की सफाई करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर वाले शुरू से ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे। जल्द ही गौतम और चंद्रवती एक अमीर परिवार को ढूंढ लेते हैं जहां दहेज नहीं देना पड़ता और प्राची की शादी दिवाकर से कर देते हैं। प्राची भी नई उम्मीद लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन शादी की पहली रसोई के खाने पर ही ओहो, ये खाना किसने बनाया है? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? मुझे सब्जी में इलायची नहीं पसंद। इतनी बेकार सब्जी लग रही है। सुरेखा, हटा लो इसे मेरी नजरों के सामने से। अरे, ये मैंने नहीं, बहू ने बनाई है। मुझे तो पता है कि आपको ये नहीं पसंद। अब वो पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था आपको इलायची नहीं पसंद। मैंने सब्जी इंटरनेट पर देखकर बनाई है। ओहो सॉरी बेटा, मैं भूल गया था कि आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने खाना बनाया है और अब से तुम ही बनाओगी, तो ऐसी हरकत दोबारा मत करना। मुझे इलायची नहीं पसंद। और ये क्या, तुम इंटरनेट पर देखकर क्यों बना रही हो? घर से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? ओफो, लगता है हमारी कंवार भाभी को कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब्जी बहुत अच्छी बनी, इसीलिए मैंने उससे देखकर बना दिया। ठीक है बहू, दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। एक हफ्ता हो जाता है। उसके खाना बनाने के अंदाज से ससुराल वाले खुश नहीं थे। चिमटे से रोटी बनाकर बहू सास ससुर को परोस देती है। आय हाय, खाना खाते खाते ही मेरे पेट में गैस क्यों बन रही है बहू? तवे पर रोटी फुलाकर नहीं लाई क्या? मैंने तुझे समझाया था ना। जी माँ जी, पर रोटी फुलाने पर तवे पर मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने चिमटे से ही रोटी सेक ली। अरे वो तुम पागल हो क्या? अब पूरा दिन सीने में जलन होती रहेगी। हमारे यहाँ जैसे खाना बनाया जाता है वैसा ही बनाना सीख लो तो बेहतर होगा। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। जी पापा जी। शाम के खाने में वो तवे पर रोटी फुलाती है, जिसमें रोटी जल जाती है तो कभी उसका हाथ। मेरा हाथ! इतनी देर से रोटी सेकने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हाथ बार बार जल जाता है। जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ ना मैं मायके में खुश थी ना ही ससुराल में। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा मायका और ससुराल एक जैसा है? वहां भी ऐसा ही था। माँ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब से मैं रोटी गोल और नरम बनाकर लाऊंगी। ठीक है, लेकिन अब की बार मुझे टेढ़ी मेढ़ी या बेकार रोटी खाने को मिली तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी मैं तेरा। कुछ दिन गुजरते हैं। रसोई में मसाले खत्म हो गए थे तो प्राची बाजार से लेने जा ही रही थी कि तभी सास। ओ पटरानी जी, कहाँ को चल दी? रसोई के मसाले खत्म हो गए थे, लेने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में पीस कर मसाले खाए जाते हैं, बाहर दुकान से लाकर नहीं। वो पड़ी ओखली, सूखी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, इन सबको बारी बारी से पीस कर रसोई में रख दे और फिर खाना बनाना। माँ जी, मिक्सी में पीस देती हूँ ना, ओखली में टाइम लगेगा। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आ रही क्या? ओखली घर में म्यूजियम बनाने के लिए रखी है क्या? मसाले उसी में ही कूटते हैं हमारे यहाँ। जी माँ जी। फिर प्राची मुंह पर कपड़ा बांधकर लाल मिर्च पीसने लगती है, जिससे वो जार में रखी रही थी कि ये क्या, ढंग से तो पीस ले, मोटी मोटी मिर्च डालेगी सब्जी में, इसको और पीस। जी माँ जी, 3-4 घंटे से इस मिर्च को पीस रही हूँ और माँ जी बार बार पीसने को कह देती है। कितना बारीक पाउडर हो गया है, फिर भी मैं तो यहाँ भी खुश नहीं हूँ। मेरे मायके और ससुराल वाले सब एक जैसे हैं। सबको पीसने के बाद बहू खाना बना देती है। तब ससुर, ये लीजिए पापा जी, लहसुन की चटनी। ओहो, मुंह का स्वाद खराब कर दिया। सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई क्या?
नहीं पापा जी, मिक्सी में बनाई थी। अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाकर भेजा नहीं क्या? हाथों का काम मशीन कैसे कर सकती है? जाओ दोबारा सिलबट्टे पर चटनी बनाओ। आंखों में आंसू लिए प्राची सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी बनाने लगती है और फटाफट ससुर को देती है। इतना ही नहीं, घर में हर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर उससे बार बार काम करवाया जाता था। घर में वॉशिंग मशीन थी, फिर भी सास बहू के हाथ से कपड़े धुलवाया करती थी। दाल का तड़का लग जाने पर एक दिन ससुर को ज्यादा खांसी आ जाती है, उस पर भी ननंद उसे सुना देती है। आर यू क्रेजी भाभी? घर में आपको 20 दिन से ऊपर हो गया है, ये नहीं पता कि पापा को तड़के से तकलीफ होती है? दोबारा से मिर्ची टमाटर का छौंका मत लगाना, यहाँ सिर्फ जीरे और घी का दाल में तड़का होता है। ठीक है दीदी। ये होता हुआ दिवाकर देख लेता है। दीपिका को प्राची से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इसे समझाना पड़ेगा। प्राची, मैं घर आ गया हूँ, थक गया हूँ, फटाफट नींबू पानी बनाकर ले आओ। और हाँ, मेरे दोस्त भी आए हैं, 2 के लिए चीनी वाला नींबू पानी बनाना और 2 के लिए नमक का। जी लाई अभी। बहू, दिवाकर के दोस्त आए हैं, फटाफट खीर बना कर ले आ। जी माँ जी। एक तरफ प्राची फटाफट नींबू पानी बनाने के लिए नींबू काटती है तो उसका हाथ कट जाता है। दूसरी तरफ चावल बीनते बीनते गिर जाते हैं तो हड़बड़ाहट में उन्हें उठाकर फिर से साफ करती है और नींबू पानी बनाकर लाती है। ये काम करने पर प्राची की रेल भी बन जाती है और सास डांट भी देती है। दिवाकर फिर देख लेता है और चुप रह जाता है। प्राची ये सब माहौल देखकर अपने मायके और ससुराल की बुरी यादों को याद करके और रोती है। फिर बिस्तर पर लेटते ही प्राची सो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अच्छा प्राची, मैं बोल रहा था, अरे अभी तो लेटी थी, इतनी जल्दी सो भी गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्राची परेशान है, उसकी आंखों में आंसू हैं। अगले दिन सुबह लेट हो जाने पर दिवाकर ऑफिस चला जाता है। शाम को, कब से पूछ रहा हूँ प्राची, बताओ ना, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? शादी से खुश नहीं हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे भी खुश हूँ और शादी से भी, लेकिन मेरी जो हालत है ना, मेरा मायका भी ऐसा ही था और ससुराल भी। सोचा था यहाँ मुझे माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं है। मैं आपसे बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन माँ जी पापा जी के लिए मैं जितने भी एफर्ट्स करूँ, सब पर मुझे डांट ही पड़ती है। मैं थक चुकी हूँ दिवाकर जी। ये कहते कहते प्राची अपनी सौतेले माता पिता और उनका व्यवहार भी बयां कर देती है और दिवाकर गले लगाकर उसे शांत करता है। अगले दिन प्राची रसोई में गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। तेरा क्या गम, तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, गगन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। ओ इंडियन आइडल की मैडम, खाना बना रही हो कि गाना गा रही हो? खाने पर फोकस करो। वैसे भी आपसे अच्छा मैं गाती हूँ। मैं बेखबर तुझको यकीन, जस्ट चिल्लाओ चिल्लाओ जस्ट चिल्लाओ। अरे दीदी, ऐसे नहीं गाते, आप गलत गाना गा रही हैं। जस्ट चिल्लाओ नहीं, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, ये होता है। लगता है आपको भी मेरी तरह गाने का शौक है। मेरी वीडियो देखिए, इस पर बहुत व्यूज आए हैं। आप बोलो तो हम साथ में गाना गाकर वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे टोका, और ये क्या रील भी बनाती हो आप? रुको, मैं अभी माँ को बताती हूँ। दीपिका अपनी माँ से चुगली करके प्राची की सारी वीडियो डिलीट करवा देती है और उसे खरी खोटी सुनवाती है कि दिवाकर आ जाता है। बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं प्राची के साथ कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा। मेरे सामने आप ठीक होते हो और मेरे ऑफिस जाते ही प्राची को सुनाने लगते हो। उसका मायका ऐसा था पर ससुराल भी ऐसा होगा पता नहीं था। अगर आप उसको नहीं अपना सकती तो मैं उसे यहाँ से ले जाता हूँ। हाँ, तो वो बहू है और उसे अपनी मर्यादा में रहना ही होगा। इसका ये ढोंग इस घर में नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से ले जा रहा हूँ। वैसे भी मेरे काम की पोस्टिंग अहमदाबाद में हो रही है। प्राची के मायके और ससुराल में माता पिता का प्यार पाने का सपना अधूरा रह जाता है। वहीं अहमदाबाद में पति के साथ रहकर वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती है।